गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से एक बार फिर 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या कहता है। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ आपकी है एचआईवी एड्स से रिलेटेड। आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, या मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो एड्स होता है वो एचआईवी, जो एचआईवी नाम का वायरस होता है उसके कारण होता है। फ्रेंड्स, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जबकि एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। फ्रेंड, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। इंसानों में कमी का कारण बनता है वायरस। यानी किसी भी जो यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो फ्रेंड्स उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी उसकी जो शारीरिक क्षमता है रोगों से लड़ने की, वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। यानी खास करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एचआईवी वायरस है वो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। CD4, ये जो CD4 है नामक श्वेत कोशिकाएं यानी टी सेल्स पर हमला करता है, जो कि हमारे लिए शारीरिक क्षमता का विकास करती हैं और रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। जो CD4 सेल्स हैं ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं कि टी सेल्स पर होती हैं। ये कोशिकाएं जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में विसंगतियों एवं संक्रमण का पता लगाती हैं, जो CD4 है। और यदि इनमें एचआईवी हो का संक्रमण हो जाता है तो ये हमारे बॉडी में संक्रमण का पता नहीं लगा पाती, जिसके कारण हम अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी की संख्या बढ़ती जाती है और कुछ ही समय बाद CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं एवं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से इसको नुकसान पहुंचता है। इससे एक बार यह वायरस शरीर में प्रवेश जब कर जाता है तो इसे पूर्णतः समाप्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की CD4 कोशिकाओं में कमी आ जाती है। ज्ञात है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इनकी संख्या करीब 500 से 1600 के बीच होती है, परंतु एचआईवी संक्रमित लोगों में CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 से भी नीचे जा सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो ये हमारा एचआईवी है वो CD4 कोशिकाएं जो कि श्वेत कोशिकाओं में टी सेल्स में पाई जाती हैं, जो हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो इसमें पाए और इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है और ये नष्ट होने लगती हैं। तो फिर पुनः जो है हमारा जो बॉडी का संक्रमण है वो दूर नहीं हो पाता और हमारी CD4 कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने कल देखा था एक नागालैंड का उत्सव है। हमने देखा है नागालैंड का एक उत्सव है जिसका नाम था, आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल। यानी कल जो हमने चर्चा की थी, हमने चर्चा किया था नागालैंड का एक फेस्टिवल, नागालैंड का जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। तो आज हम एक नए फेस्टिवल के साथ हैं जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मुख्य रूप से मनाया जाता है। मेघालय का प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलांग में 25 नवंबर से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया। इंटरनेशनल इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल प्रतिवर्ष नवंबर माह में शिलांग, मेघालय में आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल के लाइव संगीत एवं अन्य जैसे पेजेंट, नृत्य प्रतियोगिताएं, व्यंजन, कला, शिल्प आदि के माध्यम से अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले कई स्टॉल शामिल होते हैं। जापान जैसे देश में चेरी ब्लॉसम बरसात में दिखाई देता है। चेरी ब्लॉसम जीन्स प्रसूंस वृक्ष का फूल है जिसे जापानी चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्वी अगर बात करें उत्तर पूर्वी मुख्यतः शिलांग में चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम प्रूनस सेरासोइडस प्रूनस सेरासोइडस है। इसे जंगली हिमालय चेरी ब्लॉसम
इन ऑटम के नाम से भी जाना जाता है। इसके फल खाने योग्य होते हैं और ब्लॉसम के मौसम में ये पेड़ हल्के गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग के फूल से भर जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चेरी ब्लॉसम के पौधे के जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यह देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चेरी ब्लॉसम जो ब्लॉसम है वो देरी से आते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा जो न्यूज़ है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है और ये जापान से भी संबंधित रखता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाए जाने के इसका कुछ कारण है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं एवं प्रबंधन एवं नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों को रोकने में प्रयास को बढ़ावा देना। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवा दी थी। दरअसल 2 दिसंबर 1984 की रात अमेरिका की एक कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, मौजूदा नाम डाउन केमिकल्स के प्लांट से, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है, कई बीएड एग्जाम्स में आ चुका है, मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी उस प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की गैस का रिसाव हुआ, जिससे भोपाल शहर को एक आइसोसाइनाइट यानी लगभग कह सकते हो कि भोपाल शहर को एक विशाल गैस चेंबर में परिवर्तित कर दिया था इसने। तो इस तरह से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी वो गैस भोपाल शहर में एक तरह से गैस के चेंबर में बदल दिया था। कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था और इस गैस के कारण करीब 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा हादसा था ये, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से 15,000 से अधिक लोगों की भोपाल में मौत हो गई थी। लाखों लोग इस भयावह त्रस्ती में से प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि भोपाल गैस त्रस्ती को विश्व में सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर लगभग 7 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है, जिससे तकरीबन 4 मिलियन लोगों की मौत घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी और ये काफ़ी बहुत दुखद भी है। और चलते हैं फ्रेंड्स अगली न्यूज़ की तरफ हम। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना के मुताबिक वर्ष 2019 में आम चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक नए वितरण में तेजी देखी गई। योजना के तहत वर्ष 2020 तक वंचित घरों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था। यह लक्ष्य मार्च 2020 की समय सीमा से 7 महीने पूर्व ही अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया गया था। तो अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत PM1 यानी PMUI 1 और PMUI सेकेंड यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फर्स्ट एंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकेंड, तो इससे गरीब परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में शुरू किया गया था। दूसरा इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना जो दूसरे राज्य में रहते हैं और अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। अब उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना पहली चीज, दूसरा स्वास्थ्य की रक्षा करना,
भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी करना, घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को होने वाले स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों से बचना। विशेषताएं, इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थी को पहली रिफिलिंग और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। लक्ष्य इसका लक्ष्य है कि उज्ज्वला 1 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के परिवारों की 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था। हालांकि वर्ष 2018 में 7 अन्य श्रेणियों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया। इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना, इस तरह से काफ़ी लोगों को शामिल किया गया। तो ये थी योजना। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है जैविक खेती से, जीरो बजट खेती से संबंधित है। तो एक जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है उसे देखते हैं। जैविक खेती में जैविक उर्वरक और खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और बाहरी उर्वरक का खाद खेतों में प्रयोग किया जाता है, यानी बाहरी उर्वरक का खेतों में प्रयोग किया जाता है। उधर प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती में मिट्टी में ना तो रासायनिक और ना ही जैविक खाद डाली जाती। वास्तव में बाहरी उर्वरक का प्रयोग ना तो मिट्टी और ना ही पौधों में किया जाता है। जैविक खेती के लिए अभी भी बुनियादी कृषि पद्धति जुताई, गुड़ाई, खाद का मिश्रण, निराई आदि की आवश्यकता होती है। और प्राकृतिक खेती में मिट्टी की सतह पर ही रोगाणुओं और केंचुओं का द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें धीरे धीरे मिट्टी के पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। दूसरा है व्यापक स्तर पर खाद की आवश्यकता के कारण जैविक खेत अभी भी महंगी है और इस पर आसपास के वातावरण पर पारिस्थितिकी प्रभाव पड़ता है। और जबकि प्राकृतिक कृषि एवं अत्यंत कम लागत वाली कृषि पद्धति है जो स्थायी जैविक विविधता के साथ पूरी तरह से अनुकूल किया जाए। दूसरी तरफ है कि प्राकृतिक खेती में ना जुताई होती है और ना ही मिट्टी को पलटा जाता है और ना ही उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तथा किसी भी पद्धति का ठीक उसी प्रकार उपयोग किया जाता है जैसे प्राकृतिक परिस्थितियाँ तंत्र में होता है। तो इस तरह से ये न्यूज़ थी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है सीबीआई से। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक केंद्रीय एजेंसी है जो कि गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा गठित की गई थी, यानी 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा दी गई थी। सीबीआई क्रमिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, क्रमिक प्रशिक्षण विभाग के प्रशासन नियंत्रण में आता है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के संस्थान समिति द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है, रिसर्च विंग है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। तो और आगे इसके विषय में जानते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है फ्रेंड्स ग्लोबल गेटवे। ग्लोबल गेटवे ये यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे नाम से एक योजना लॉन्च की है, की घोषणा की है, जो कि 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक निजी बुनियादी ढांचे में 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित है। हालांकि योजना में चीन का जिक्र नहीं है, लेकिन इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की यानी BRI की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में विकासात्मक आयाम कुछ इस प्रकार से हैं। ग्लोबल गेटवे यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों में दृष्टिकोण के साथ तत्काल जरूरत के लिए प्रतिक्रिया की पेशकश करेगी, जिसमें शामिल हैं टिकाऊ एवं उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल, जलवायु, ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना। दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करना। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थोड़ा बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है योजना, अभी इसका भी हमने आगे जिक्र किया था। इस परियोजना की परिकल्पना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। इसमें BRI पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकसित एवं संपर्क परियोजना की है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल, जलमार्ग के माध्यम से यूरोप और अफ्रीका, एशिया से जोड़ना है।
यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित चीन की एक रणनीति है जिसके माध्यम से सड़क, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन, अन्य बुनियादी सुविधाओं को जमीन एवं समुद्र के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2013-2020 के मध्य तक चीन का कुल निवेश 750 बिलियन अरब अमेरिकी डॉलर का था। चीन का तर्क है कि वह संयुक्त परियोजनाओं को लाभ पहुंचाने वाले ऋण प्रदान करते हुए अन्य भागीदारों की संप्रभुता का सम्मान करता है, जबकि आलोचकों का कहना है कि बीजिंग की संविधात्मक शर्तों में मानव, श्रम, पर्यावरण अधिकारों का हनन करती है। तो इस प्रकार से BRI है और BIR के संपेज में आपने जैसा कि ऊपरी न्यूज़ को देखा है, ये ग्लोबल गेटवे ये यूरोपीय आयोग ने गठित किया है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे की परिप्रेक्ष्य में मानी जा रही हैं। अगली न्यूज़ है ट्रोइका के विषय में। यह G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। जो ट्रोइका है फ्रेंड्स, जो ट्रोइका के विषय में जान रहे हैं हम, ये G20 के भीतर एक शीर्ष समूह है, संदर्भित करता है। इसमें वर्तमान, पिछला और आगामी देश यानी इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल है। ट्राइका सदस्य के रूप में भारत G20 के एजेंडे की नितांत सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया, इटली और के साथ मिलकर काम करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इटली ने 30 और 31 अक्टूबर 2021 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहां भारत ने तालिबान द्वारा अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के विषय के मुद्दे को उठाया था। इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2021 से G20 की अध्यक्षता संभाली और आने वाले महीने में इंडोनेशिया 30-31 अक्टूबर 2022 को निर्धारित G20 लीडर्स समिट से पहले G20 के सदस्यों के बीच विभिन्न स्तरों पर चर्चा हेतु सम्मेलन आयोजित करेगा। अगले वर्ष का शिखर सम्मेलन रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्ग के समग्र विचार के साथ आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से अब जान लेते हैं G20 क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी न्यूज़ में आया, हमारी चर्चा में आया। G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय, दो संस्थाओं का नाम आ गया फ्रेंड्स। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 समूह एक स्थायी सचिवालय का मुख्यालय नहीं होता। G20 समूह का स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता। G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले देशों को एक साथ लाता है और वैश्विक स्तर पर 75% निवेश का, 85% सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये न्यूज़ हमारी हो जाती है G20 संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।